दोस्तों, आप सबने 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जिसमें एक मासूम लड़की का बुरी तरह रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो इंसान और इंसानियत को शर्मसार करती है। आज की कहानी में एक 27 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा हैदराबाद सहम जाता है। तो आइए इस केस को थोड़ा गहराई से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी और आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो केस है प्रियंका रेड्डी केस। तो चलिए केस को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर शादनगर से, जहां पर प्रियंका रेड्डी नाम की एक जानवरों की डॉक्टर रहती थी। प्रियंका रेड्डी की उम्र करीब 27 साल थी। वैसे तो प्रियंका का घर शादनगर में था, लेकिन ये अपनी ड्यूटी के लिए घर से करीब 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद जाया करती थी। और क्योंकि इन्हें हर रोज ड्यूटी पर जाने के लिए करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, तो बेसिकली इन्होंने एक स्कूटी खरीदी थी और इसी से ये हर रोज आया जाया करती थी। यहाँ से कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनो। जिस रास्ते से प्रियंका हर रोज आया जाया करती थी उसके बीच में एक टोल प्लाजा पड़ता था, टोंडूपल्ली टोल प्लाजा। और क्योंकि इनके घर से क्लिनिक की दूरी बहुत ही ज्यादा थी और इतनी दूर तक बाइक चलाने में इन्हें दिक्कत आती थी, इसीलिए अपनी स्कूटी को टोल प्लाजा पर ही पार्क करके किसी टैक्सी या फिर कैब से चली जाती थी। सो बेसिकली यही प्रियंका का डेली रूटीन था, घर से टोल प्लाजा जाना, वहाँ पर गाड़ी पार्क करना और टैक्सी या कैब से क्लिनिक जाना और फिर वापस घर आना। अब हर दिन की तरह 27 नवंबर 2019 का दिन आया। इस दिन भी प्रियंका घर से टोल प्लाजा पर गई, वहां पर गाड़ी पार्क की और कैब से क्लिनिक चली गई। 27 नवंबर को ही प्रियंका का एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट था। जिनको नहीं पता, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन की बीमारियों में एक्सपर्ट होता है। प्रियंका को भी किसी तरह की स्किन की बीमारी थी, इसीलिए उसने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। इसीलिए अपने क्लिनिक में का काम खत्म करने के बाद प्रियंका डर्माटोलॉजिस्ट को अटेंड करती है और वहां पर चेकअप कराते कराते इन्हें रात के 9 बज जाते हैं। वैसे प्रियंका ने घर में पहले ही बता रखा था कि इनका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, इसीलिए इन्हें घर आते आते देर होगी। तो अपना सभी काम खत्म करके प्रियंका रात के 9:18 पर टोल प्लाजा पर पहुंचती है अपनी स्कूटी लेने के लिए। जब प्रियंका स्कूटी लेने पहुंचती है तो वो देखती है कि उनकी स्कूटी का तो टायर पंक्चर है। अब प्रियंका थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि एक तो रात का समय, ऊपर से रोड भी सुनसान थी और उस रोड से ट्रक के अलावा और कोई भी गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और रोड पर ये एक लौती लड़की थी और आसपास खड़े सभी लोग इसे घूरे जा रहे थे। प्रियंका अपनी पंचर स्कूटी के साथ एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। तभी वहां पर एक 26 साल का मोहम्मद आरिफ, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, वो प्रियंका की मदद करने के लिए आता है। प्रियंका को यह लड़का सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए मना कर देती है, तो आरिफ वहां से चला जाता है। और क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और रोड भी सुनसान थी, इसीलिए प्रियंका को डर लगने लगा था। 9:22 पर प्रियंका अपनी एक बहन को कॉल करती है और बोलती है कि मेरी स्कूटी पंचर हो चुकी है और आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं है। यहाँ पर मैं अकेली लड़की हूँ और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तब प्रियंका की बहन प्रियंका को बोलती है कि तुम अपनी स्कूटी को वहीं पर छोड़कर किसी से लिफ्ट मांगकर घर आ जाओ, हम स्कूटी को कल देख लेंगे। लेकिन प्रियंका स्कूटी को उस जगह पर छोड़ने से मना कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी इस चीज को समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रियंका स्कूटी को वहीं छोड़ने से मना कर देती है। पहले लड़के के वहां से जाने के बाद अब प्रियंका की मदद करने के लिए एक और लड़का वहां पर आता है। इस लड़के का नाम था जोलू शिवा। ये प्रियंका के पास आता है और मदद के लिए बात करता है। प्रियंका को जोलू शिवा थोड़ा सही लगा और उसे लगा कि ये उसकी मदद कर सकता है। प्रियंका उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है और प्रियंका उसे अपनी स्कूटी दे देती है और फिर जोलू शिवा उस स्कूटी को लेकर पंचर बनाने के लिए ले जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जोलू शिवा स्कूटी को लेकर वापस आता है और प्रियंका को बोलता है कि पंचर की दुकान बंद है और वो बोलता है कि यहीं से कुछ ही देर की दूरी पर एक और पंचर की दुकान है, अगर तुम चाहो तो हम स्कूटी को ट्रक में डालकर पंचर बनाने के लिए दुकान पर ले जा सकते हैं। लेकिन प्रियंका स्कूटी को ट्रक में डालने की बात सुनकर उसे मना कर देती है। मना करने के बाद जोलू शिवा भी वहां से चला जाता है। इन सभी चीजों के दौरान प्रियंका की बहन भी अभी तक कॉल पर ही थी और वो सभी सुन रही थी। प्रियंका की बहन ने 9:22 पर कॉल लगाया था और अब 9:44 हो रहे थे। अब अचानक से प्रियंका का कॉल कट जाता है। प्रियंका की बहन कुछ देर तक वेट करती है, लेकिन काफी देर तक भी जब उसका कॉल नहीं आता तो कुछ ही देर बाद ये वापस उसे कॉल लगाती है। लेकिन इस बार प्रियंका का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहन को लगा कि प्रियंका का फोन स्विच ऑफ हो गया होगा और कुछ ही देर बाद वो टैक्सी से घर आ जाएगी। घर वाले ऐसे ही इंतजार करते रहे और अब धीरे धीरे 2 घंटे बीते और प्रियंका अब तक घर नहीं लौटी। अब घर वालों को फिक्र होने लगी। प्रियंका की बहन को ये तो पता था कि प्रियंका की बाइक टोल प्लाजा पर रखी है और हो सकता है कि वो वहीं पर होगी।
अब बहन टेंशन में अपनी गाड़ी को लेकर प्रियंका को देखने के लिए टोल प्लाजा पर चली जाती है। अब क्योंकि प्रियंका टोल प्लाजा पर हर रोज एक फिक्स जगह पर अपनी स्कूटी पार्क करती थी, इसीलिए उसकी एक पार्किंग प्लेस थी। जब बहन उस पार्किंग प्लेस पर जाती है तो उसे ना ही वहां पर प्रियंका की स्कूटी मिलती है और ना ही उसे वहां पर प्रियंका मिलती है। अब घर वालों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अब बहन डरते हुए भागकर नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पुलिस स्टेशन जाती है। पता नहीं कभी कभी हमारी पुलिस कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर सच में खून खौल उठता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जब प्रियंका की बहन साइबराबाद पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने के लिए जाती है तो वहाँ की पुलिस से इससे एग्जैक्ट लोकेशन पूछती है जहाँ पर प्रियंका गायब हुई है। जब प्रियंका की बहन पूरा एड्रेस बताती है और साइबराबाद की पुलिस बोलती है कि हमें माफ कीजिए क्योंकि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता, आप प्लीज शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाइए। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि कानून कहता है कि तुम पहले लोगों की मदद करो और फिर अपना एरिया देखो। खैर प्रियंका की बहन भागी भागी शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर सारी बातें बताती है कि कैसे प्रियंका की स्कूटी का टायर पंक्चर हुआ और कैसे बात करते करते उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सब वो पुलिस को बताती है। पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ टोल प्लाजा पर जाती है और वहाँ पर प्रियंका को ढूंढती है और उधर प्रियंका की फैमिली भी बाकी रिश्तेदारों को कॉल करके प्रियंका के गायब होने की बात बताती है। सब लोग मिलकर प्रियंका को रात भर ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। लेकिन अगले दिन यानी कि 28 नवंबर 2000 की सुबह टोल प्लाजा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है चट्टनपल्ली। यहाँ पर एक दूध वाला एक फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहा था। तभी इसे वहाँ पर एक जली हुई चीज दिखती है। जब उसने उसे पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक जली हुई लाश थी। इसे देखकर वो घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। अब तुरंत जल्दी से वहाँ पर शमशाबाद पुलिस आई। जब पुलिस लाश को देखती है तो पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती क्योंकि लाश बुरी तरह जल चुकी थी। पुलिस को सबूत के तौर पर लाश के पास से एक जला हुआ दुपट्टा और एक गणेश जी की मूर्ति मिलती है। प्रियंका की बहन ने पुलिस स्टेशन में पहले ही प्रियंका का सारा हुलिया बता रखा था तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये लाश प्रियंका की ही है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस प्रियंका की फैमिली को वहां पर बुलाती है। फैमिली वहां पर जाती है और लाश के आसपास मिली सारी चीजों को देखकर वो प्रियंका की पहचान कर लेते हैं। अब पुलिस लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि प्रियंका के साथ गैंग रेप हुआ है और गला घोंटने से इनकी डेथ हुई है और इनको मारने के बाद केरोसिन ऑयल से इन्हें जला दिया गया है। अब लोगों को यह खबर पता चलती है कि किसी ने एक लड़की का रेप करके उसे जला दिया है तो लोग इस बात को सुनने के बाद वो आग बगुला होने लगते हैं और लोगों का एक बड़ा काफिला सड़कों पर उतर जाता है और प्रदर्शन करने लगता है। अब धीरे धीरे पूरा देश दोषियों को पकड़ने की मांग करने लगा। अब पुलिस को भी समझ में आ गया था कि ये केस कितना ज्यादा बड़ा और हाई प्रोफाइल है। अब पुलिस सख्ती से जांच करना शुरू करती है और टोल प्लाजा के सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है। अब पुलिस को यहाँ पर एक बड़ा सबूत मिलता है। पुलिस को कैमरे में 4 ट्रक ड्राइवर्स दिखते हैं जिन्हें देखकर ही पुलिस को उन पर शक होना शुरू हो जाता है। अब पुलिस उनकी ट्रक का नंबर लेती है और ट्रक के ओनर से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि 27 नवंबर को ये ट्रक किसके पास था और इसका ड्राइवर कौन था। तो ट्रक का ओनर बताता है कि 27 नवंबर को ये ट्रक मोहम्मद आरिफ के पास थी और वही इसका ड्राइवर था। पुलिस इसे तुरंत झपट लेती है और इसे झपटने के बाद ये 3 और लोगों का नाम बताता है जिनका नाम था जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंता कुंता। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस पर कई सारे सवाल उठते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं करते, लेकिन इस बार पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था क्योंकि 27 नवंबर को कांड हुआ, 28 नवंबर को बॉडी मिली और 29 नवंबर के आते आते चारों अपराधी पुलिस के गिरफ्त में थे। अब पुलिस चारों अपराधियों को शमशाबाद पुलिस स्टेशन ले जाने का सोचती है, लेकिन क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया था कि चारों अपराधी पकड़े जा चुके हैं और अगर अपराधियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन पर ही लोग हमला कर देंगे। इसीलिए पुलिस कोर्ट से परमिशन लेकर चारों अपराधियों को 90 किलोमीटर दूर चेरापल्ली पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहीं पर बंद कर देती है। अभी पुलिस उन अपराधियों से पूछताछ नहीं करती बल्कि 2 दिसंबर को कोर्ट से परमिशन लेती है उन अपराधियों से पूछताछ करने की। अब पुलिस को कोर्ट से 10 दिनों की परमिशन मिलती है इन तीनों से पूछताछ करने के लिए। अब पुलिस 4 दिसंबर से पूछताछ शुरू करती है। अब ये चारों एक खुलासा करते हैं जिसे सुनकर एक समय आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये बताते हैं कि 26 नवंबर को ये अपनी ट्रक को लेकर टोल प्लाजा पर गए थे। इन्हें अभी पता नहीं था कि ट्रक के माल को कहाँ लोड करना है, इसीलिए ये लोग टोल प्लाजा पर ही इंतजार कर रहे थे। और इसी दौरान 27 नवंबर को प्रियंका अपनी स्कूटी को लेकर टोल प्लाजा पर आती है और इन्हीं ट्रक के पीछे अपनी स्कूटी को पार्क करके प्रियंका टैक्सी से क्लिनिक को चली जाती है। जब इन्होंने प्रियंका को देखा तो तभी इन्होंने मन बना लिया था कि ये लोग प्रियंका के साथ कुछ गलत करेंगे।
अब इन सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और जोलू नवीन प्रियंका की स्कूटी का टायर पंक्चर करता है और अब ये चारों दरिंदे प्रियंका के आने का इंतजार करते हैं और इस दौरान ये चारों नशे में धुंध थे। और फिर 9:18 पर प्रियंका वहां पर आती है और अपनी स्कूटी का टायर पंक्चर देखकर घबरा जाती है और इसी बीच वहां पर आरिफ मदद करने के लिए जाता है, लेकिन प्रियंका आरिफ की मदद के लिए मना कर देती है। और फिर जोलू शिवा वहां पर जाता है और टायर पंक्चर होता है, वो टायर दुकान के पास ले जाता है और आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है। और तभी प्रियंका अपनी बहन को कॉल करती है और फिर 9:44 पर कॉल कट हो जाता है और इस समय तक रोड पर ज्यादा हलचल भी नहीं थी और रोड पूरी तरीके से सुनसान थी। अब समय को देखकर चारों दरिंदों ने मिलकर बेचारी प्रियंका का गैंग रेप कर दिया और हद तो तब हो गई जब प्रियंका चिल्लाने लगी तो इन दरिंदों ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा। जब इन दरिंदों का काम खत्म हो गया तो इन चारों ने मिलकर प्रियंका का गला घोटकर उसे मार दिया। अब इन्होंने मर्डर तो कर दिया था, लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। तो इन्होंने क्या किया कि लाश को एक कंबल में लपेटकर उसे ट्रक के पिछले वाले हिस्से में रख दिया। 2 लोग ट्रक में थे और 2 लोग स्कूटी चला रहे थे। 2 लोग ट्रक को किसी तरीके से एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जबकि वो 2 लोग जो स्कूटी पर सवार थे उनका काम ये था कि वो लोग पेट्रोल लेकर उस सुनसान जगह पर पहुंचे। जब वो 2 लोग स्कूटी को लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वो 2 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं और पेट्रोल पंप में काम करने वाला वर्कर पेट्रोल को बोतल में देने से मना करता है। तो अब ये दोनों स्कूटी को लेकर ट्रक के पीछे चले जाते हैं। इनके ट्रक में एक स्टोव था, ये स्टोव से केरोसिन ऑयल को निकालते हैं और प्रियंका की लाश को फ्लाईओवर के नीचे केरोसिन ऑयल डालकर उसे जला देते हैं और फिर ये दरिंदे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस इनकी सारी बातों को सुनकर उस जगह पर जाती है जहां इन्होंने प्रियंका की स्कूटी को छुपाया था और वहां पुलिस को उसकी स्कूटी मिल जाती है। वहां से स्कूटी को लेने के बाद अब पुलिस चारों को लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर इन्होंने लाश को जलाया था। लेकिन वहां जाने के बाद ये चारों लोग वहां पर गड़बड़ करते हैं। इन चारों में से आरिफ और चिंताकुंता पुलिस की बंदूकें छीनकर उन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और बाकी के 2 लोग जमीन से पत्थर उठाते हैं और पुलिस पर हमला करने लगते हैं और वो चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस पीछे से इन्हें काफी आवाजें लगा रही थी, अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे, लेकिन ये पुलिस की एक नहीं सुनते और ऐसे ही भागते रहते हैं। और अब पुलिस मजबूरन उन पर गोलियां चलाती है और इनका इनकाउंटर कर देती है। जब सभी लोगों को पता चलता है कि इन चारों अपराधियों का इनकाउंटर हो चुका है तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर पुलिस की तारीफें करते हैं। खैर पुलिस ने इस केस को सिर्फ 10 दिनों में सॉल्व कर दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। खैर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ही कह सकता हूँ, प्रियंका के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रिसर्च पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।